काज़मी, गुज़िश्ता बरस मई के महीने में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो फिर तारीख का हिस्सा है। अमेरिका से लेके साउथ अमेरिका तक हर जगह पे उसका जिक्र हुआ। हर कौम ने, हर हुकूमत ने उसके हवाले से सुना कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। अब ये जो जंग पाकिस्तान ने जीती है, उसके बाद का पाकिस्तान कैसा है? उसके बाद जो पाकिस्तान ने आलमी सतह के ऊपर रिकग्निशन हासिल की, मुकामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो किरदार है, और आने वाले दिनों में इस जंग के जीतने के बाद पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में क्या है? एट द सेम टाइम भारत हमारा हमसाया है, क्या दोबारा वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है? तो गुज़िश्ता बरस जो हमने जंग जीती थी, आज के प्रोग्राम में उसके हवाले से हम खुसूसी नशिस्त करेंगे और इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए वज़ीर आज़म के मखसूसी जनाब हुज़ैफा रहमान साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर जावेद मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों अशखास की इजाजत से मैं जावेद मलिक साहब से जरा शुरू करना चाहूंगा। जावेद मलिक साहब, आपकी ऑब्वियसली नजर होती है दुनिया भर के जो अफेयर्स हैं उसके ऊपर गहरी नजर रखते हैं आप। ये जो जंग पाकिस्तान ने जीती, जो कुछ हुआ गुज़िश्ता बरस मई में, उसके बाद का पाकिस्तान क्या एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है? क्या दुनिया भी इस चीज को रिकग्नाइज करती है? जी काज़मी साहब, आपको भी और आप मेरी तरफ से हुज़ैफा साहब को, नसरुल्लाह मलिक साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त अपने मुल्क की जो कामयाबियां हैं मिलिट्री फ्रंट पे उससे प्राउड है। ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि पाकिस्तान है जिस तरह, ऑब्वियसली हम तो जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी दुनिया ने उसको देखा। काज़मी साहब, मेरी नजर में किसी भी मुल्क की ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए तीन अहम इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स आपकी मिलिट्री माइट होती है जो हमने इस्टेब्लिश की, दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे शख्स जो हैं वो जगह जगह कह रहे थे कि 8 प्लेन्स वर डाउन, कभी 9 प्लेन्स वर डाउन, जो एक रिकग्निशन थी पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की और पाकिस्तान की कामयाबी की। दूसरी चीज जो होती है ऑफ कोर्स वो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि सॉफ्ट पावर, जैसे हम देखते हैं कि जब कभी भी आपके मुल्क के बारे में मुस्बत सेंटिमेंट्स दी जाती हैं, और जब आपके लिए एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हर तरफ आपके बारे में अप्रिसिएटिव वर्ड्स यूज करता है और कहता है कि पाकिस्तान जो है वो पीस के लिए एक अपना ग्लोबल डिप्लोमेसी पे एक रोल प्ले कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने मिलिटरीली भी अपने आप को एस्टैब्लिश किया और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक ग्लोबल स्टेज पर भी पाकिस्तान का एक नाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पीस मेकर से के तौर पर सामने आया। तो मैं समझता हूं कलेक्टिवली अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को देखेंगे तो उसकी अगर बुनियाद है वो वही कामयाबी है जो कि हमने हासिल की थी इंडिया को हरा के। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की ईथॉस, पाकिस्तान का फलसफा जो है वो अमन पर मबनी है। हमारे वजीर आजम हो, हमारे फील्ड मार्शल साहब हो, इनकी जो फिलॉसफी है वो अमन की फिलॉसफी। हम अपने खित्ते में अमन चाहते हैं, हम किसी के बारे में हॉस्टाइल नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है या कोई और है। हम तो अमन की बात कर रहे हैं, दुनिया के अमन की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर जब एक मुसल्लत जंग की गई एक झूठे प्रीटेक्स्ट के अंदर, तो आपने देखा कि हमारी फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। और वो तो हमारी इस्टेब्लिश हो गई सुपीरियरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब की कामयाबी थी, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप थी। लेकिन जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आज हम डिविडेंड्स देख रहे हैं काज़मी साहब, मैं समझता हूं कि वो उसी कामयाबी का एक मैं समझता हूं कि एक डिविडेंड है कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबली हमें अब अप्रिशिएट किया जा रहा है, नॉट ओनली एज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज अ पीस मेकर। मैं समझता हूं एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पाकिस्तान की तारीख का ये सुनहरा दौर है एंड द क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हमारे जो फील्ड मार्शल साहब की लीडरशिप है उसको। और हमारे मीडिया को भी मैं कहूंगा, जिस तरह हमारे मीडिया ने उस मौके पर सबको मिलकर, मीडिया के ऊपर हम बात भी करेंगे, लेकिन मैं जरा वज़ीर आज़म साहब के जो मामले खुसूसी हैं हुज़ैफा साहब उनको भी शामिल करता हूं। सर, जिस तरह अभी मलिक साहब फरमा रहे थे कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने फौजी एतबार से जंग जीती, पूरी दुनिया ने देखा उसको। एट द सेम टाइम दुनिया पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी देख रही थी और भारत की सियासी क़यादत को भी देख रही थी। बड़े इर्रेशनल किस्म के वहां से बयानात आ रहे थे, जिस किस्म का आपको जिसे कहते हैं रेटरिक सुनाई दे रही थी। कभी मोदी कुछ कहते थे, कभी वहां के वजीर दिफा कुछ कहते थे। तो जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत थी, ऑब्वियसली आपकी हुकूमत थी, आप उसके किरदार को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहली बात तो ये है कि मैं अपनी सियासी क़यादत की जो भी किरदार था उस पर बात करने से कबल, चूँकि वो पहले मैं बात करूँगा तो ज़रा खुद नुमाई लगेगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि 9 मई 2025 ने ज़ाहिर अल्लाह ताला मौक़े बनाता है और मिलिट्री लीडरशिप की भी फैसला साजी का एक इम्तहान था। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ख्वाब था अयूब खान का,
जब वो जॉन एफ कैनेडी से मिलकर आए तो उन्होंने किताब लिखी थी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, यानी हम अमेरिका के दोस्त बन सकते हैं लेकिन अमेरिका के हम गुलाम नहीं बन सकते, या अमेरिका हमारा मास्टर नहीं बन सकता। लेकिन वो ख्वाब अयूब खान साहब की ज़िंदगी में शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, वो ज़ियाउल हक की ज़िंदगी में भी नहीं हुआ, उसके बाद असलम बेग साहब आए नहीं हुआ, जहांगीर करामत साहब आए नहीं हुआ, जनरल मुशर्रफ आए, जनरल कियानी, जनरल राहिल शरीफ, जनरल बाजवा। अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त इस वाक़े के ज़रिए लिखी थी, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के इसमें लिखी थी कि आज अमेरिका खुद कहता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। यानी हम ये ख्वाब देखते थे कि अमेरिका कहे कि हम जो है पाकिस्तान के दोस्त हैं या पाकिस्तान हमारा दोस्त है। आज वो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हमारा दोस्त है, फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर रहे हैं। तो इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। एक बात तो ये कि कोई शक नहीं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि वो ख्वाब जो अयूब खान ने देखा था वो आसिम मुनीर साहब के दौर में शर्मिंदा ताबीर हुआ, और आज वाकई वो सूरत हाल है कि अमेरिका ने अपना दोस्त माना हुआ है, तस्लीम किया हुआ है। एक बहुत बड़ी सालसी के अंदर बार बार हमारा जिक्र करता है इसमें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि शेर और हाथी में क्या फ़र्क होता है? एक हाथी 100 शेरों पे भारी होता है, लेकिन वो कभी भी शेरों के झुंड पे हमला नहीं करता क्योंकि उसके अंदर वो करेज नहीं होती। और एक जो शेर होता है वो 100 हाथियों पे हमला कर सकता है, उसमें वो करेज होती है और वो करेज उसे बादशाह बनाती है। मैं समझता हूं कि सबसे नंबर 1 क्रेडिट इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को देना चाहिए, क्योंकि कमांडर वो था, फैसला उसने करना था कि भारत ने हमारे साथ ये किया, हमने इसका जवाब कैसे देना है। यानी पूरा इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पर, लेकिन ज़ाहिर अगर कमांडर फैसला ही ना ले, मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन माजी के अंदर आपने देखा कि हुकूमतें थी बड़ी लेकिन हिकमत का शिकार हो गई और कहा कि नहीं जी नहीं करना चाहिए, किसी पे मैं नहीं डालता, लेकिन ये क्रेडिट इस शख्स को जाता है। और उसमें जाहिर है फील्ड मार्शल साहब ने इसका बरमला का इदवा इजहार की है कि जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उनके भी लहजे में कोई लग्जिश नहीं आई। एग्जीक्यूटिव हेड तो वज़ीर आज़म साहब है ना, वो इजाजत देंगे तो सब कुछ आगे होगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो उन्होंने इजाजत दी, और लेकिन उसको जाहिर है सामने वाले पे भी तो एतमाद और भरोसा मौजूद होता है। नहीं, कम्बिनेशन है। लेकिन मैं चूंकि जाहिर है शहबाज साहब का मुकदमा मुझसे ज्यादा कभी किसी ने लड़ा है, आई लव हिम, हमारा एक ताल्लुक है, और मैं तो शहबाज गवर्नेंस मॉडल पे मेरे, यानी आपको पता है कि मैं कितनी बात कर सकता हूं। लेकिन इस मामले के अंदर जो जिसका क्रेडिट उसे देना चाहिए, मैं समझता हूं कि अगर 9 मई 2025 को अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, उस इज्जत के बाद पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ, उस इज्जत के बाद अमेरिका ने माना कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, मास्टर नहीं बनते हम उसके। अमेरिका ने सालसी के लिए कहा, फील्ड मार्शल साहब की पूरी दुनिया में एक इज्जत जो बनी, पाकिस्तान की इज्जत बनी, उसका क्रेडिट अगर आप मुझसे कहेंगे एक बंदे को देना है तो मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उसे क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को दूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप इसे टीम एफर्ट कहें, ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब, हाँ जहां सियासी क़यादत का रोल होगा मैं बरमला कहूंगा नहीं जी इसमें क्रेडिट आप वज़ीर आज़म साहब को दें, लेकिन यहां पर ये किरदार जो है वो फील्ड मार्शल साहब को देंगे तो कोई एग्जीजेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं मीडिया के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की फौज ने ये जंग लड़ी, और पहली दफा हमने देखा, ऑब्वियसली ये एक डिफरेंट जमाना है, सब कुछ आपको लाइव नजर आ रहा है। हमने देखा कि कैसे भारत ने हमला किया, उसका आगे से यहां पे जवाब दिया गया। जो पाकिस्तान की फौज ने अचीव किया है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और ओवरऑल जो हमारे डिफेंस ने, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए वो एक शौक था, इवन के अमेरिकन भी पहले ये कह रहे थे कि भारत कोई छोटी मोटी कार्रवाई कर ले, जेडी वैंस का बयान था वो, तो फिर आगे से जब पाकिस्तान की फौज ने, एयरफोर्स ने कार्रवाई की तो सब कुछ बदल गया। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि कैसे आपने सारी चीज को देखा। देखिए काज़मी साहब, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान ने पिछले साल वो कर दिखाया कि जिसकी बुनियाद पे आज पाकिस्तान की हर जगह पे इज्जत है, और पाकिस्तान की कोशिशों को इवन इस पूरे रीजन के अंदर, अगर हम ईरान अमेरिका की जंग की बात करें, उन कोशिशों को हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। ये मकाम और मर्तबा जो मिला पाकिस्तान को अपनी पूरी सियासी तारीख के अंदर, वो इसीलिए मिला कि एक हिंदुस्तान को हम इस रीजन के अंदर एक ऐसा थानेदार बना चुके थे, एक ऐसी ताकत बना चुके थे कि गोया हम शाइनिंग इंडिया की बात हो रही थी। अमरीकियों की अगर हम बात करें, वेस्ट की बात करें, तो इंडियंस जो है वो अपने आप को ये समझते थे कि उस पूरे रीजन के वो इस वक्त कंट्रोल उनके हाथ में है। फिर पाकिस्तान ने जब हमेशा बात की कि हम अमन चाहते हैं, हम इस खित्ते के अंदर इस्तेकाम चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, तो इसे भी पाकिस्तान की कमजोरी समझा गया। इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया गया, और फिर हमला करने के बाद भी जब पाकिस्तान ने उस पर रिएक्शन शो किया तो हिंदुस्तान फिर भी बाज नहीं आया। और आपको याद होगा 9 मई को गुज़श्ता साल फिर हमारे ऊपर जो है वो रावलपिंडी नूर खान बेस के ऊपर और बाकी जगहों पर अटैक शुरू कर दिए गए, जिसके बाद फैसला कुन जो हमने जवाब दिया
वो मेरे ख्याल में ना सिर्फ हिंदुस्तान को याद रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसने पूरा एक माहौल तब्दील कर दिया। यानी उस अमेरिका के लिए जो हिंदुस्तान उसको बावर कराया करता था कि इस रीजन में मुझे सपोर्ट किया जाए और मैं इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर सकता हूँ, आज वो इंडिया अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। लगता यह है कि उन्हें एक तकरीर किसी और मौजू पे करनी होती है, पकड़ कर इंडिया की तरफ ले आते हैं और फिर त्यारों के गिरने का जिक्र करते हैं। फिर वो कहते हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने उनके त्यारे गिराए। तो मैं समझता हूँ कि ये साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल रहा, पाकिस्तान की इज्जत, मकाम और मर्तबे में इजाफा का बायस बना। और अल्लाह का शुक्र है ये पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप ने और सियासी लीडरशिप ने जो उस वक्त फैसला किया कि हम जवाब ऐसा देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी, उसका सिला अल्लाह ने आपको ये दिया कि आज आप सालसी करवा रहे हैं उन ममालिक के माबैन जहां तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि अमेरिका और ईरान एक टेबल पर बैठेंगे। 47 ईयर्स बाद पाकिस्तान ने सालसी के जरिए दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर बिठा दिया। फिर जो तारकीन वतन है, जावेद मलिक साहब जो है हमारे सफीर भी रहे हैं बहरीन के अंदर, पूरी दुनिया में ही घूमते हैं, डिप्लोमेसी इनका सब्जेक्ट भी है। इन्होंने जो बात की कि सफारतकारी के मैदान में जिस तरीके से हमें इज्जत मिली और जो मुकाम मिला, आज दुनिया के किसी कोने में पाकिस्तानी जो बसते हैं वो बड़े फख्र से ये बात कहते हैं कि पिछले साल जो हमने हिंदुस्तान को मार के हाथ में शिकस्त दी, उसने हमारे लिए बिल्कुल एक नया पाकिस्तान का जो है वो मंजर पेश कर दिया है। आज जो इवन मशरिक़ वस्ता में जो इंडियंस हमें कहा करते थे कि जी पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, इकानमी के लिहाज से मुश्किलात का शिकार है, कभी डिफॉल्ट होने की बातें करते थे, शाइनिंग इंडिया की बात करते थे, इस एक साल के दौरान जो वहां बसते हैं वो लोग कहते हैं कि इंडियंस अब आंख से आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि जितने बुलंद बांग दावे वो किया करते थे, आपने मोदी की तकारीर सुनी होंगी, जो बढ़ के मारा करते थे उनके गले पड़ गई। और अल्लाह का शुक्र है मेरे ख्याल में इस साल के दौरान जो फिर हमने जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से इस जंग के बाद मिलिट्री डिप्लोमेसी का आगाज किया, वो भी एक तारीखी डिप्लोमेसी है जिसके नतीजे में आप समझें कि आज पाकिस्तान जो है वो अक़वाम आलम में एक नुमाया मुकाम रखता है। ठीक है। अच्छा जावेद मलिक साहब, आपने जिक्र किया शुरू में डिविडेंड्स का, ऑब्वियसली उसके कुछ डिविडेंड्स तो हम देख रहे हैं, जिस तरह अभी आलमी सतह पे जो पाकिस्तान का किरदार उभर के सामने आया, लेकिन इसके ऊपर फर्दर हम कैसे बिल्ड करें? ऑब्वियसली इसमें इकोनॉमिक चीजें भी हैं, दीगर मसाइल भी हैं, उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? ये जो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए और मजीद जो है बेहतरी के लिए काम किया जाए? जी काजमी साहब, ऑफ कोर्स आपकी भी बड़ी गहरी नजर है एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, नसरुल्लाह मलिक साहब भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं एक स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पे आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक जर्नी है उसको देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ। इवन एम्बेसडर बनने से पहले मीडिया से भी मेरा ताल्लुक रहा है, तो उस पूरी जर्नी में मैं देखता हूं कि ये जो आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, हमें हमेशा, आपको याद होगा काजमी साहब, कि हमें जब बात करते थे वेस्ट में पाकिस्तान के बारे में तो वो कहते थे एफ पैक करके हमें वो एक ग्रुप में मिला देते थे, यानी पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम एरिया समझा जाता था। लेकिन ये देखिए हमने अपनी जो स्ट्रेंथ्स एबिलिटीज को जिस तरह से एस्टैब्लिश किया है, मैं समझता हूं हुजैफा साहब की बात से एग्री करूंगा कि देखिए एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है, वो कहते हैं कि इट इज नॉट द गन दैट मैटर्स, इट इज द मैन बिहाइंड द गन। तो आर्मी हमारी पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग थी, पॉलिटिकल लीडरशिप में थी, लेकिन कुछ हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी ना, उसकी वजह से मुझे लगता था कि ग्लोबली हमारी इमेज को बड़ी ठेस लग रही थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते आए हैं कि हम एक पेज पे होते थे, लेकिन आज हम वाकई एक पेज पे हैं। हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत के एक पेज पे होने की वजह से दुनिया हमको सीरियसली ले रही है। और मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा कि देखिए ओवरसीज की बात की गई, पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, तकरीबन 7 से ज्यादा मिलियन पाकिस्तानी जो है वो ओवरसीज में रहते हैं, वहां पे भी एक तरह से पोलराइजेशन हो गई थी कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। लेकिन इस मामले पर जिस तरह हमारी कौम मुत्तहिद हुई है, हमारी ओवरसीज कम्युनिटी भी मुत्तहिद हुई है इस हवाले से कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हम सब एक हैं। मैं समझता हूं ये वो जो स्पिरिट है काजमी साहब, इसको जिंदा करने में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब का एक बहुत कलीदी किरदार है, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम। मैं समझता हूं इसी नेशनल यूनिटी की वजह से हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मिली है और ऑफ कोर्स
डिप्लोमेटिकली भी। और अब तीसरी चीज जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हमको इसके डिविडेंड्स कैसे हासिल करने, मैं समझता हूं इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहां पे हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और हमारी हुकूमत की है भी। हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बहुत सी एफर्ट्स कर रहे हैं इस हवाले से। तो मैं समझता हूं कि हमारी नेशनल यूनिटी वो एक हमारा हासिल है जो हमने अचीव किया। और आई थिंक ये इंडिया ने तो पता नहीं क्या सोच के हम पर हमला किया था, लेकिन उसके नतीजे में हमारी कौम जो है मुत्तहिद हुई। न सिर्फ हमारी सिविल, हमारी जो आम लोग हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप और मीडिया भी, हमने सब ने मिलकर जो है अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक बीड़ा उठाया है, मैं समझता हूं अगर हम उस पर कायम रहेंगे तो हमारे मुल्क में हम उसको मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बन चुके हैं, हम इंशाल्लाह एक इकोनॉमिक पावर भी बनना हमारे लिए हमारा नेक्स्ट एजेंडा होना चाहिए। और उस हवाले से मैं समझता हूं कि ये जो स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी है इसको हमको लेके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जावेद मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नसरुल्लाह मलिक साहब और हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले भी मैंने जिक्र किया कि मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। हमने देखा कि भारतीय मीडिया जिस किस्म की खबरें देता रहा, कराची से लेकर लाहौर तक हर जगह पे उन्होंने कब्जा करवा दिया, लेकिन फिर एक तरह से उनकी जग हसाई हुई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को इंटरनेशनली भी अप्रिशिएट किया गया, बल्कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान के मीडिया से खबरें उठा के देते रहे। तो आपने कैसा महसूस किया कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने इस सारे इवेंट को, इस जंग को कवर किया, आपकी नजर में प्रोफेशनली वो कैसा था? देखिए, मैं समझता हूँ जहां हिंदुस्तान की फौजी सलाहियत एक्सपोज हुई इस पूरी जंग के दौरान, वहां उनका मीडिया बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया। आप तसव्वुर करेंगे जो खबरें दी गई इस पूरी जंग के दौरान, कभी लाहौर में समुंदर बना दिया गया, कभी ये कहा गया जनाब हमने पोर्ट पे कब्जा कर लिया, कभी जो है वो मुल्क की सीनियर तरीन लीडरशिप के बारे में कहा गया कि वो गिरफ्तार हो गई है। तो हिंदुस्तानी मीडिया महज पैनिक फैलाने में मसरूफ रहा, जिसके बाद इतना मजाक बना उनका विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपने देखा कि मगरबी ममालिक में भी अखबारात के अंदर जो है वो इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज किया गया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, बड़ी एक्यूरेसी के साथ वो चीजें रिपोर्ट की जो वाकई जो है इस जंग के दौरान जो हैपनिंग हो रही थी उसी को रिपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है हिंदुस्तान के लिए, उनके मीडिया के लिए भी सोचने का मकाम है कि उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान को बैशिंग करके अपने मीडिया को पॉपुलैरिटी हासिल की। और आप देखिए कि वहां पे जब इलेक्शंस होते थे तो एक ही वहां पे स्लोगन होता है कि वो पाकिस्तान को बैशिंग करनी है। खास तौर पे अगर मोदी सरकार या बीजेपी की बात की जाए तो उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर होती है, पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाता है। और यही उन्होंने इस जंग के दौरान किया कि जनाब अपने ट्रांसमिशन के दौरान वो हर रोज कई इलाके जो है वो फतह कर लेते थे, जिसके बाद अगले रोज फिर उनको जो है इस पे पशेमानी होती थी कि ये सारी खबरें झूठी साबित हो रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के तैयारे गिराने की उन्होंने खबरें रिलीज कर दी, बाद में जब पता चला फिर उसको बाद उनको शदीद जो है वो तनकीद का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया ने, मैं समझता हूँ बिलखुसूस अगर बात की जाए, आपके टीवी चैनल्स ने, आपके एंकर्स ने, प्रिंट मीडिया ने एक जिम्मेदाराना जो है वो मीडिया होने का किरदार भी अदा किया। दूसरा, पाकिस्तान की अफवाज के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के फैसलों के साथ मीडिया डट कर खड़ा हो गया। मैं समझता हूँ इक्का दुक्का आवाजें ऐसी हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए कि उन्होंने शायद कोई ऐसी बातें की होगी। मजमूई तौर पे पूरी कौम और मीडिया जो है वो पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा था। और जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के जो है तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने, वजारत इत्तलात ने, हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया आलमी मीडिया को, हिंदुस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को इन्फॉर्म करने के हवाले से, मैं समझता हूँ वो भी एक तारीखी किरदार है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और यही किसी कौम के अंदर जो है इत्तेहाद होता है कि जब कोई मुश्किल वक्त हो, जंग के हालात हो, दुश्मन से आमना सामना हो, तो पूरी कौम और पूरा मीडिया अपनी फौज के साथ और अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़ा हो। ठीक है, बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी कि मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमने देखा कि उन्होंने अपने मीडिया में तो पाकिस्तान का एक F-16 भी गिरा दिया,
बरखा दत्त साहिबा ने एक पायलट भी गिरफ्तार करवा दिया, अभी तक वो पायलट उन लोगों ने छोड़ा नहीं है। पर एनीवे, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये दुनिया इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इस तरह की एक तो जंग होगी, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया कि तारीख में पहली दफा इतने ज्यादा राफेल इकट्ठे गिरा दिए, तो ये कैसे अचीव किया, और आप एज ए एयरफोर्स मैन इसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया काजमी साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, मैटर ऑफ प्राइड था। एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मेरे लिए बहुत ही एक प्लेजेंट न्यूज भी थी और खुशगवार इसलिए हैरत थी कि इतनी बड़ी तादाद में इतने नंबर 1 कैटेगरी का इंडिया का जो जहाज था, जिसकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाहिश का इजहार किया था 2019 में अभिनंदन के टाइम पे कि अगर हमारे पास राफेल होते, ये वही राफेल था। तो फिर हमने 1 2 3 नहीं 4 अल्हम्दुलिल्लाह गिराए, और ये मिनटों में भी नहीं होता, सिर्फ गुड लक से भी नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता। ये आपकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। मैं अपनी एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में बनाता रहता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज पहले भी बनाता था, मुझे एक्सेस दिया गया था इन पायलट से बात करने का इस कॉन्फ्लिक्ट से चंद महीने पहले। तो मैं इनके साथ पूरा दिन गुजारा था, और उस वक्त जो ये बात कर रहे थे तो मुझे हैरत हुई कि इतना ज्यादा फोकस उस वक्त पाक फिजाइया का राफेल के ऊपर था, और ये पायलट सिर्फ कॉम्बैट करते थे और एंटी राफेल टैक्टिक्स करते थे, उसकी कमजोरियों को स्टडी करते थे, और बाकी कोई और मुख्तलिफ वैरायटी हमारे मिशन होते हैं, फाइटर पायलट्स को उड़ने होते हैं, तो वो बाकी मिशन नहीं उड़ते थे, इनको सिर्फ एंटी राफेल एंड कॉम्बैट स्पेसिफिक किया जाता था। तो ये ओवर 3 years माशाल्लाह तैयार किया गया था ये फ्लीट के। जब भी मौका आया, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइड काजमी साहब हवा में जो राफेल था, जमीन पर S-400 था, और समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर उनका विक्रांत था। तो ये पाक फिजाइया के स्ट्रेटेजिक टारगेट थे जिनको उन्होंने टेक ऑन पहले, बहुत ही पहले प्लान कर लिया था, चंद दिन पहले नहीं, चंद महीने पहले नहीं, सालों से ये प्लान कर रहे थे कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, हमने एक प्रोहिबिटिव प्राइस उनको इंपोज करनी है हिंदुस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हवा में 4 राफेल प्लस बाकी जहाज 7, जमीन पर S-400 हमने 1 नहीं 2 जगह अटैक किया, एक भुज के पास और एक आदमपुर, और आदमपुर पर 1 हमला नहीं किया, उसका 2 दफा हमला किया था, मेक श्योर कि उनका जो ऑटोमेटेड रेडार सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। मिसाइल बैटरियों को हमने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो तब फायर करती हैं अगर उसका ऑटोमेशन सिस्टम काम करेगा। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा, बाद में विजिट किया, मिसाइलों के सामने तस्वीरें खिंचाई, तो वो मिसाइलों को तो हमने टारगेट ही नहीं किया था। पहली बात, उस वक्त एयर मार्शल औरंगजेब ने भी यही कहा था, और मैं भी यही आज भी कंफर्म कर रहा हूं आपको दोबारा। तीसरा टारगेट जो स्ट्रेटेजिक समंदर में था एयरक्राफ्ट कैरियर का, उनका विक्रांत का, उनको लाने की हिम्मत ही नहीं हुई, और उसकी 2 वजह थी। एक, पाकिस्तान की बहरिया पूरी अलर्ट थी कि उसको टेक ऑन करेगी अपने मीन्स के जरिए। दूसरी, पाक फिजाइया का एक डेडिकेटेड स्क्वाड्रन तैयार था कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर लाया गया जिससे हमें वो थ्रेट करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको एलिमिनेट करने का पूरा प्लान था। और वो जो उनको पहुंचा भी दिया गया था, मेरी जैसी आवाज भी छोटी सी पहुंच गई थी कि इसको गलती ना कीजिएगा एयरक्राफ्ट कैरियर को बाहर लाने की, ये लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपका एसेट नहीं साबित होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अच्छा उज़ैफर साहब, ऑब्वियसली आपकी हुकूमत के, यकीनन हमारा नेबर है भारत, उनके साथ डिप्लोमेटिकली राब्ते रहते हैं। आप लोगों को लगता है कि वहाँ पे रियलाइजेशन है कि अब जंग नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, या अनफॉर्चुनेटली दोबारा हम उसी किस्म की रेटरिक वहाँ से सुन रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी जो है वो टॉप लीडरशिप में आए हैं या उसमें लीडिंग रोल में आए हैं, उन्होंने अपना हर इलेक्शन किसी न किसी नुक्ते पे लड़ा है। लास्ट इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी के मंशूर का हिस्सा था कि अगर मैं वज़ीर आज़म बना तो 370 ख़त्म करूँगा, यानी अवाम में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का नैरेटिव देकर फिर उन्होंने हिंदू मुसलमान तफरीक की और वोट हासिल की है। आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों नहीं, सिखों के लिए भारत जो तंग किया, इवन के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है कि ईसाइयों के लिए भी भारत में तो 7 सिस्टर स्टेट्स में जो कुछ एक स्टाइल है, यानी मैं ये समझता हूं। लेकिन अब इस दफा आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 पार्टीज को मिलाकर राज्यसभा के अंदर जो है वो हुकूमत बनाई है, वरना उनके पास इतने एमएलएज नहीं थे कि और प्रधानमंत्री बना सकते। तो ये कहना कि रियलाइजेशन है, मैं समझता हूं कि मोदी चूंकि इंसान है, तरक्की करता है, लेकिन अभी भी उसका जो IQ है, मैं समझता हूं कि वो एक होटल पे जो चाय वाला होता है उससे ऊपर नहीं जा सका। ठीक है, उसने भारत को इकोनॉमी की तरफ लेकर गया, कुछ ऐसे स्टेप्स भी किए, लेकिन वो ब्रॉडर उसमें नहीं देखता। अब भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज मौजूद है कि मेरी सुबकी का कोई बदला मैं ले लूं। उसके लिए वो क्या करेगा, कभी अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर लेता है, कभी दहशतगर्दी की कोशिश करते हैं आपके बलूचिस्तान के अंदर। आपके जितने भी खुद कुछ धमाके जो 1-2 हुए हैं
उनके ताने बाने भी राह से जाकर मिलते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त जो है, जो एक भारत के बारे में यानी एक कंसेप्ट था जो कांग्रेस के दौर से शुरू हुआ जब मनमोहन सिंह वजीर आजम थे, कि ग्रेटर भारत की जो प्लान था इकोनॉमी के हवाले से, वो इस वक्त भारत के बड़ों को ये एहसास जरूर है, चाहे अंबानी है, चाहे बिरला है, चाहे टाटा है, कि जब तक ये शख्स बीजेपी की हुकूमत मौजूद है, शख्स वजीर आजम है, भारत की इकोनॉमी जो है अब वो एक रडार पे आ गई है, यानी खतरे का रडार मौजूद है। तो अगर आप ये कहेंगे कि वहां पर रियलाइजेशन है, मैं समझता हूं बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह का वो खुद गलीज आदमी है वैसे लोग उसने रखे हुए हैं। अजीत डोल डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर को ये मैनर्स ही नहीं है कि मैंने अपने काउंटर पार्ट से कैसे मिलना है या मैंने क्या बात करनी है। तो बोलते हैं मैन नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। जब तक मोदी, हाँ ये जरूर है कि हमें अच्छी तवक्को लगानी चाहिए, हम किसी को अपना हतमी दुश्मन या दायमी दुश्मन नहीं बनाना चाहते। भारत ठीक है, हमसाये में मौजूद है, अल्लाह करे कि भारतीय अवाम को यह एहसास हो, 1.5 अरब आबादी है वहां पर, कि वो किसी ऐसे बंदे को अपना हुक्मरान बनाए जो ना हमसायों के साथ पंगेबाजी करे। हम पंगेबाज नहीं है। आप मुझसे 10 दफा पूछेंगे ना, तो 10 में से 9 दफा अफवाज पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का जवाब है कि हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर आप हमें फिर भी तंग करेंगे, फिर 9 मई से भी बुरा हाल आपका करेंगे। जंग अगर मुसल्लत करेंगे तो फिर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूं तो चाहते हैं ब्रेक से, जो अभी हुज़ैफा साहब ने कहा कि वहां पे 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर जरा हम गुफ्तगू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, आज ही मैं देख रहा था कि भारत में तकरीबन 24 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। अब वहां पे यानी ऑलमोस्ट जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतने लोग वहां पे गुर्बत का शिकार हैं। ऑब्वियसली हमारे भी बहुत सारे इकोनॉमिक मसाइल हैं, तो क्या उधर ये इदराक नहीं है कि अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे, तजारत होगी, हालात बेहतर होंगे, तो इसमें फायदा है पाकिस्तान का भी और भारत का भी? क्या चीज आड़े आ जाती है इसमें? देखिए काज़मी साहब, वहां सेंस इसलिए प्रिवेल नहीं करता कि हिंदुस्तान ने बदकिस्मती से पाकिस्तान को पहले दिन से ही तस्लीम नहीं किया, और उनकी सियासत जो है हमेशा एंटी पाकिस्तान रही है। उनके इंतखाबात हो, कोई मामला हो, क्रिकेट के मैदान हो, वो उनके अंदर एक इंतहा पसंदाना सोच पाई जाती है। उससे देखिए आप, बाल ठाकरे क्या किया करते थे, क्रिकेट के ग्राउंड की पिच उखाड़ दिया करते थे। वहां हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेची गई है, नफरत का कार्ड इस्तेमाल किया गया है। और वहां जो लोग सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, आपने देखा अकीदों के साथ वहां जो सलूक किया जाता है, वहां सिखों के साथ क्या सलूक होता है, ईसाइयों के साथ क्या सलूक होता है, निचली जात के हिंदुओं के साथ किस किस्म का सलूक रवा रखा जाता है, ये वो प्रॉब्लम है जो हिंदुस्तान को किसी भी जो है एक ऐसे हालात की तरफ नहीं जाने देते जिसमें हमसायों के साथ उसके अच्छे तल्लुकात हों। श्रीलंका के साथ उसके तल्लुकात देख लें, मालदीव के साथ तल्लुकात देख लें, बांग्लादेश के साथ उनके हालात देख लें, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, यानी गोया हिंदुस्तान पूरे इस रीजन के अंदर आप समझें कि लोगों के लिए एक मसाइल की जड़ बना हुआ है। उसकी वजह उनकी वहां की लीडरशिप है। वहां की लीडरशिप जो है उनका बयानिया एंटी पाकिस्तान होता है, और ये सोच जो है फिर नीचे रिफ्लेक्ट करती है पूरी सोसाइटी के अंदर। अगर आप उनके मीडिया में जाके देखें, अगर सारा साल उनका मीडिया आप उसको एग्जामिन करें, उनको एक तजिया करें, तो आपको लगेगा कि सिर्फ वो पाकिस्तान के खिलाफ, कभी बलूचिस्तान, कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी टेररिज्म के हवाले से, सिवाय पाकिस्तान को बैशिंग करने के उनके मीडिया के पास भी कोई काम नहीं है। तो जब उनका मीडिया ये काम कर रहा होगा, जब उनका टीचर ये काम कर रहा होगा, जब उनका सियासतदान ये काम कर रहा होगा, तो वहां फिर ऐसी आवाजें जो अमन की बात करें, जो अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात करें, वो फिर बहुत पीछे रह जाती हैं। आपने देखा कि चंद लोग थे वहां पे जिनके बारे में कहा जाता था कि नहीं ये वो लोग हैं, ये बैलेंस बात करने वाले हैं, वो भी पिछले दिनों जो बीजेपी की जो एक किरदार रहा, हुकूमती किरदार, उसकी वजह से उसी रो में बह के चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक वहां की लीडरशिप ये इदराक नहीं करेगी कि आप हमसाए अच्छे बनकर रह सकते हैं, आप अपने मुल्क की तरक्की पर फोकस करें, पाकिस्तान अपने अवाम की जो है मुश्किलात पे फोकस करे, तब ये इस रीजन के अंदर अमन आ सकता है। हिंदुस्तान हमें धमकियां लगाएगा, हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, हमारे साथ लड़ने की बात करेगा, तो फिर हम जवाब देंगे। हमारा हमेशा से एक ही मौकफ रहा है कि हम अमन चाहते हैं, खित्ते में इस्तेकाम चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग अगर मुसल्लत की जाएगी तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पाकिस्तान का हमेशा से मौकफ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान शायद किसी और सोच में रहता है। ठीक है। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, आइडिया यही था जो आगे पीछे एक तरह से फ्लोट किया जा रहा था कि जो राफेल है वो बड़ी सुपीरियर मशीन है। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया, उसको गिरफ्तार किया, तो उस वक्त भी मोदी जी ये कहते थे कि अगर आज राफेल होता तो ये ना होता।
लेकिन फिर हमने देखा कि J-10C के जरिए या पाकिस्तान के जो दीगर तैयारे हैं उनके जरिए पाकिस्तान ने उसको हिट भी किया, इसमें चाइनीज मिसाइल वगैरह भी इस्तेमाल हुए। बल्कि मैंने यहां तक भारतीय मीडिया पे सुना, उनके जर्नल बैठ के ये कह रहे थे, साबिक जर्नल, कि अगर जंग हो तो चाइना के साथ हो जाए, ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान के साथ ना हो, क्योंकि वो लड़ने में ज्यादा तेज हैं। तो क्या वो जो सुपीरियर मशीन थी उसमें कोई खराबी थी या कोई ट्रेनिंग का, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, इसको आम बंदे को जरा समझाने के लिए आप किस तरह इसको एलैबोरेट करेंगे? काजमी साहब, देखिए, मैंने किसी स्टेज पे, मैं पूरा 1 साल से मीडिया पे ज्यादा आ रहा हूँ। जंग के दिनों में भी मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया, कनाडा, अमेरिका, मैंने टॉक्स भी दिए, टीवी इंटरव्यूज भी दिए। वहां भी मैं, एक इंडियन ओरिजिन के एक सिख थे जो कैनेडियन थे, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मेरे से पूछा और कहा कि आप समझते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इतनी बुरी है? तो मैंने वहां भी कहा था और आज भी मैं कायम हूं कि इंडियन एयरफोर्स बड़ी प्रोफेशनल है, लेकिन उन्होंने गलतियां की हैं। मैंने वहां भी ये मशवरा दिया था जब उनसे मुझसे पूछा था कि उन्होंने, आप क्या सजेस्ट करेंगे दुश्मन की एक एयरफोर्स को? मैंने कहा था, 1 साल पहले कहा था कि उनको चाहिए कि ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर लें, क्योंकि हम तमाम फाइटर पायलट्स को एक लास्ट डिच मनूवर या लाइफ सेविंग मनूवर सिखाया जाता है, वो कर लें तो ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर लें, वरना पूरी दुनिया उनका पीछा करेगी। ये 1 साल पहले की बात है। आज देखें, मैंने पीछा नहीं किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीछा किया उनका, ये बात। अब राफेल की स्पेसिफिक आते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि राफेल दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट आज भी है, लेकिन जहाजों से सिर्फ जंगें नहीं लड़ी जाती। अगर स्टैंड अलोन, काजमी साहब, अगर जहाजों का फ्लीट देखें हिंदुस्तान का, MiG-29, मिराज 2000, Su-30 और ये राफेल, बेस्ट प्लेन है। लेकिन स्टैंड अलोन आप फाइटर जहाजों का ऐड करके या $95 बिलियन का बजट करके या 900 या 1000 जहाजों की एयरफोर्स रख के आप जंग नहीं जीतते। आपको उनको इंटीग्रेट करना होता है, उनको आपने आउटस्मार्ट करना होता है दुश्मन को, आपने सरप्राइज एलिमेंट देखना होता है, दुश्मन के बारे में पीस टाइम डाटा इकट्ठा करना होता है। मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं, तो जब मैंने ये टैक्टिक्स देखे तो ये एंटी राफेल पाक फिजाइया 3 साल से ट्रेनिंग कर रही थी स्पेसिफिक टू राफेल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका एक रिजॉल्व कन्विक्शन है कि आपने उस टारगेट को हिट करना था जिससे दुश्मन की विल टू फाइट खत्म हो। राफेल अभी भी मैं कहता हूं दुनिया का बेहतरीन जहाज है। मैंने उस वक्त भी डाटा दिया था, मैं आज आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश कर देता हूं। 2001 से राफेल उड़ रहा है दुनिया में। इस वक्त तकरीबन 325 के करीब जहाज दुनिया में उड़ रहे हैं। भारत के पास 36 हैं सिर्फ। एक बात। दूसरी बात, 36 थे, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं, तो उस वक्त 36 जहाज थे, तो 300 प्लस दुनिया में जहाज उड़ रहे हैं। आज तक दुनिया में 7 जहाज को क्रैश किए हैं राफेल, तमाम के तमाम ट्रेनिंग, माल फंक्शन या पायलट एरर की वजह से गिरे। दुनिया में कोई जहाज आज तक राफेल कॉम्बैट में नहीं गिरा, उसने हिस्सा लिया है, ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान जैसे सिनेरियो में नहीं, दूसरी एयरफोर्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसी मजबूत एयरफोर्स का कभी पाला नहीं पड़ा राफेल से, और राफेल का नहीं पड़ा था पाकिस्तान एयरफोर्स से। तो जब हुआ तो ये पहला है कॉम्बैट। अगर आप हिसाब लगाएं, चले मैं थोड़ा सा लाइटर नोट बात करता हूं, पिछले 21 सालों से अगर हिसाब लगाएं, ये 24 सालों से जो राफेल सर्विस में है, तो 7 जहाजों को अगर डिवाइड करें जितने क्रैश हुए, तो 3 साल बाद एक एवरेज गिरता है जहाज। और हमारे इंडियन दोस्तों ने 30 मिनट के अंदर अपने 4 जहाज गिरवा लिए, तो फिर कुछ तो हुआ ना, उसको मानना पड़ेगा। मैं इंडियन एयरफोर्स की इसलिए करता हूं कि किसी स्टेज पर अगर आप ये कहते हैं कि वो तो स्कूल की टीम है, वो तो बच्चे हैं, उनको तो आता ही नहीं, तो फिर आप कभी वर्ल्ड कप में प्राइड भी नहीं ले सकते। फिर आप कहेंगे कि इंडिया को हमने हराया, लेकिन वो तो नंबर 10 टीम थी जिसको हराया। वो प्रोफेशनल एयरफोर्स है, हमें वो मानना पड़ेगा। उनको मानना चाहिए कि आपने गलतियां की, आपकी इंटीग्रेशन फॉल्टी थी, आपके अंदर सिस्टम उस तरह मैच्योर नहीं किए गए। और जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग का फुकदान है, वो एलिमेंट उन्होंने खुद रियलाइज किया होगा। मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, लेकिन रियलिज्म उनकी तरफ आना चाहिए। ठीक है। अच्छा हुज़ैफा साहब, ऑब्वियसली जिस तरह भी एयर कमांडर साहब भी जिक्र कर रहे थे, कहाँ 90 बिलियन डॉलर का बजट, पाकिस्तान का 7-8 अरब का डॉलर का बजट है, वो भी सम टाइम होता है या नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली जब भारत जैसा नेबर आपका हो, तो दिफा के जो बजट है उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो ये आपकी हुकूमत की ये एक पॉलिसी है कि इस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? जी, पहले तो मैं चिश्ती साहब को जो है वो अप्रिशिएट करूँगा कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। बिल्कुल मेरा भी यही स्टडी यही कहती, क्योंकि मेरे तो फील्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि राफेल अब भी जो है वो आसमानों का शाहीन है, लेकिन ज़रा अगर चलाने वाला भी उसके लिए जो है उसी लेवल का बंदा चाहिए। तो पर उसको आगे से इकबाल के शाहीन से हो गया ना, मसला बन गया। हाँ, बिल्कुल इकबाल के टेक्निकली ठीक बात की। अर्ज ये है कि बेसिकली अगर आप इनकम्पिटेंट के हाथ में, वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में अगर आप माचिस दे दें, तो वही हाल करता है जो राफेल के साथ उन्होंने किया। तो जंग में हमेशा कहता हूँ हौसले से लड़ी जाती है, राफेल से नहीं लड़ी जाती।
और वो हौसला हमें जो है जिहाद और कुरान पाक ज़रा फराहम करता है, और हमारी अफवाज उसी हौसले से लड़ती हैं। ज़रा ये भी तैयारे आसमानों पर थे, ये भी लॉक हो सकते थे, लेकिन भारतीय पायलट्स और इनमें यह फ़र्क था कि उनके पास वो जिहाद का जज्बा नहीं था जो आपके शाहीनों के पास था। ठीक है। अब आपने बात ये की, देखिए बात ये बिल्कुल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हाँ, अब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैं समझता हूँ कि डिफेंस बजट के हवाले से बतौर सियासतदान बड़ा कंसर्न है कि जिस तरीके का दुश्मन हमारे हमसाये में बैठा हुआ है, बिल्कुल बजट को मैं समझूं डबल नहीं 3 गुना बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपका दिफा नाकाबिल तस्खीर होगा तो उसका फायदा आपके मुल्क को होगा। चले ब्रेक दिए जी, आई एम सॉरी टाइम की कमी। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।